Assalamu alaikum. Today we are going to discuss derivative securities. इस कॉन्सेप्ट की डोमेन में हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज कहते किसको हैं, अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये कुछ आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फॉर्मल कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट विल बी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले तो हम लोग इन तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे कि बेटा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, देन वाई डू डेरिवेटिव सिक्योरिटीज एग्जिस्ट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, लोग डेरिवेटिव एग्रीमेंट्स करते क्यों हैं। नंबर 3, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा फॉरवर्ड और फ्यूचर में अक्सर जो है बच्चे इसको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एग्रीमेंट को आज हमने इनकी सिमिलैरिटीज भी देखनी है और इनकी इनमें जो फ़र्क है वो उस पर भी आज हमने बात करनी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट टर्मिनोलॉजी डू वी यूज टू डिस्क्राइब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी आज हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं आज उस पे भी हमारी बात होगी। व्हाट डज अ पे ऑफ डायग्राम शो, पे ऑफ डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, उसमें स्ट्रेटजीज देखेंगे और उस पर आज बात होगी। व्हाट आर दी रिस्क एंड पोटेंशियल रिटर्न्स फ्रॉम ऑप्शन पोजीशन सच एज बाइंग एंड राइटिंग कॉल्स, बाइंग एंड राइटिंग पुट्स। तो आज बेटा ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमने इन सवालात के जवाबात देखने हैं और इन पे बात करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव कहते किसको है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, a derivative instrument is one for which the ultimate payoff to the investor depends directly on the value of another security or commodity। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेरिवेटिव जो है वो एक एग्रीमेंट है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी इस एग्रीमेंट की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एन अदर सिक्योरिटी और एन अदर कमोडिटी। किसी सिक्योरिटी या कमोडिटी पे इसकी वैल्यू बेस कर रही होती है। तो एक बड़ी लूज सी एग्जांपल के साथ हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये डेरिवेशन होती कैसे है, इसकी प्राइस कैसे लिंक्ड होती है किसी अंडरलाइंग एसेट्स के साथ। एग्जांपल इज अ क्रिकेट मैच। लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ एक क्रिकेट मैच का फाइनल है एंड यू गो फॉर बाइंग अ टिकट। अब आपको वहां जाके पता चलता है कि टिकट जो है वो खत्म हो चुके हैं। आप वापिस आते हैं, आपको फ्रेंड मिलता है और वो कहता है कि जी मैं आपको एक पेपर लिख के देता हूँ, ये पेपर जाके मैच वाले दिन फलां बंदे को दिखाना और वो आपको टिकट दे देगा। लेट्स सपोज टिकट की वैल्यू 5,000 रुपये है। अब अंडरलाइंग एसेट इज अ वैल्यू ऑफ टिकट, टिकट आपका अंडरलाइंग एसेट है और उसके ऊपर आपने एग्रीमेंट कर लिया अपने दोस्त के साथ, और वो जो एग्रीमेंट है दैट इज अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब आप मैच वाले दिन जाएं और वो जाके टिकट आपको मिल जाएगा और आप मैच देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली वो टिकट 5,000 का है। अब जो मैच करीब आएगा माइट भी वो टिकट महंगा हो जाए, वो 6, 7, 8 हज़ार रुपये पे चला जाए, लेकिन आपका एग्रीमेंट जो है वो 5,000 रुपये पे फिक्स हो चुका है। तो अब चाहे आप उस वक्त जाके
5,000 का टिकट लेके सेल कर दें और प्रॉफिट अर्न कर लें, और हो सकता है कि उस टिकट की वैल्यू पहले से कम हो जाए। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी या डेरिवेटिव एग्रीमेंट हमेशा किसी एसेट पे या किसी कमोडिटी पे बेस कर रहा होता है, तो उससे रेलिवेंट प्रॉफिट या लॉसेस भी उसकी प्राइस के साथ जुड़े होते हैं। अगेन दैट वाज अ लूज एग्जांपल कि हमने ये कॉन्सेप्ट समझना था कि डेरिवेटिव एग्रीमेंट होते कैसे हैं और इनकी वैल्यू किसी एसेट के साथ कैसे अटैच होती है। अब हम बात कर रहे थे अंडरलाइंग एसेट्स की। तो अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, commodities, currencies, interest rates and market indexes। इनमें से कोई भी आप अंडरलाइंग एसेट रखकर डेरिवेटिव एग्रीमेंट या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस सारी जो बात में से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले कि डेरिवेटिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज नो डायरेक्ट वैल्यू, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बेस कर रही होती है किसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। एंड द थर्ड वन इज देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव एग्रीमेंट्स। टू बेसिक्स, कुछ स्कॉलर्स या कुछ ऑथर्स जो हैं वो इसकी 4 टाइप्स बयान करते हैं, कुछ ने इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स and second one is option contracts। और बेटा ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होती हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केट एक ऐसी प्लेस है दैट कैन बी अ टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसमें बायर एंड सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने की बजाय हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, जो बायर और सेलर आ रहा है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करता है इस मार्केट में। तो देयर आर टू पोजीशंस फॉर एन इन्वेस्टर। वन इज अ लॉन्ग पोजीशन, सेकंड इज अ शॉर्ट पोजीशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये समझना कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में डिफरेंस क्या होता है। An investor can enter into a transaction as either the long position, the buyer, or the short position, the seller। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में जनरली लोग इसको रटा लगा लेते हैं कि ये लॉन्ग पोजीशन जो है दैट इज अ बायर लॉन्ग पोजीशन लेता है, और जो शॉर्ट पोजीशन है ये सेलर जो है वो शॉर्ट पोजीशन लेता है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये इसको लॉन्ग पोजीशन क्यों कहते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि इन्वेस्टर अगर मार्केट में बेटा आ रहा है ना, तो ही इज कमिंग विद अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन। याद करें हमने सबसे पहले लेक्चर में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने 3 चीजें डिस्कस की थी कि 3 चीजों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज अ टाइम, सेकंड इज कैपिटल, थर्ड वन इज एक्सपेक्टेशन। इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टर मार्केट में अगर आ रहा है तो ही इज कमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है आज उस पर बात होगी, उसको सामने रखते हुए हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को सेग्रीगेट करेंगे। और बेटा अगर इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करेंगी, इजाफा होगा प्राइसेस में, स्टॉक प्राइसेस में, तो वो उसे क्या करना चाहिए? ही विल गो फॉर बाइंग दी सिक्योरिटीज। आज सिक्योरिटीज खरीद लेगा, एक अप्रोप्रिएट टाइम का वेट करेगा, और जब प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाएंगी तो वो स्टॉक को बाद में बेच देगा और अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। इस पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, वेयर द इन्वेस्टर इज
एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन प्राइसेस, और उस इंक्रीज में वो करेगा क्या, आज सिक्योरिटी खरीद लेगा या आज स्टॉक खरीद लेगा और एक टाइम का वेट करेगा और उस टाइम के बाद उनको बेच के अपना प्रॉफिट जो है वो हासिल कर लेगा। तो दैट इज अ लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं, इफ ही इज एक्सपेक्टिंग अ डिक्लाइन इन प्राइसेस, तो वो स्टॉक को बेच देगा, he will not wait, तो वो बेच देगा। इस पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। होपफुली आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में जो फ़र्क है वो समझ आ गया। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली इसको जो है ना वो मिक्स कर देते हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर इन्वेस्टर जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन द प्राइसेस, जिसको आप इंक्रीज को कहते हैं जी बुलिश ट्रेंड। अगर वो बुलिश ट्रेंड को एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो स्टॉक को बाय करेगा विद एन इंटेंशन टू सेल इट लेटर ऑन, तो वो एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है। और अगर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है नहीं जी प्राइसेस गिर जाएंगी, तो वो मार्केट में अगर आ रहा है तो ही इज कमिंग फॉर सेलिंग द स्टॉक, वो स्टॉक बेचने के लिए आ रहा है, तो उसकी जो पोजीशन होगी दैट इज अ शॉर्ट पोजीशन। तो होपफुली समझ आ गई आपको। तो बेटा ओवरऑल इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टर के पास 6 तरह की ऑप्शंस होती हैं जो हम आगे स्लाइड में देखने जा रहे हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव पोजीशंस, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें लॉन्ग पोजीशन भी हो सकती है और शॉर्ट पोजीशन भी हो सकती है। इसके अलावा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, कॉल्स एंड पुट्स। इसको भी हम इसी लेक्चर में मजीद देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इसमें भी कॉल्स में भी लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन हो सकती है और पुट में भी लॉन्ग और शॉर्ट। तो ओवरऑल इन्वेस्टर के पास देयर आर 6 पोजीशंस टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। ओके okay. The first derivative instrument is forward contracts. Forward contracts are the agreements between two parties. The buyer agrees to purchase an asset, the seller agrees to sell the asset at a specific date, at a specific agreed upon now. अच्छा बेटा एक चीज है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, ये बड़े बेसिक इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव मार्केट का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली ये करेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीमेंट किए जाते हैं। इनके अंडरलाइंग एसेट जो होते हैं वो फॉरेन करेंसीज होती हैं ज्यादातर। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेटा होता क्या है, हम आज फ्यूचर की डेट, वॉल्यूम और प्राइस, ये 3 चीजें लॉक कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे किसी कंपनी का स्टॉक परचेज करना है और मैं आज एक प्राइस सेट कर लेता हूँ दैट इज 50 रुपीज, वॉल्यूम के जी मुझे 1000 शेयर्स चाहिए, और डेट के मुझे 1 महीने के बाद ये सारा स्टॉक परचेज करना है। और अगर आज ये मैं एग्रीमेंट कर लूँ तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डेट फ्यूचर की है, प्राइस आज ही सेट कर ली हुई है और इस कॉन्ट्रैक्ट ने एग्जीक्यूट भी फ्यूचर में होना है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी गो फॉर फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स? बेटा इसका आंसर है वॉलेटिलिटी। जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में कल को प्राइसेस किस साइड पे मूव कर जाएंगी, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि आज ही मैं एक प्राइस को लॉक कर दूं, बाद में फ्यूचर में फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे मैंने 50 रुपये का शेयर खरीदा, बड़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में मूवमेंट थी, वॉलेटिलिटी थी, 50 रुपये का स्टॉक खरीद के अब मैं बैठ गया हूँ। अभी मैंने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लिया है, 1 महीने के बाद जो है मुझे वो 50 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर खरीदने हैं, एग्रीमेंट कर लिया।
आफ्टर अ 1 मंथ अगर स्टॉक की प्राइस 50 रुपए से ऊपर चली जाएगी, मुझे तो वो 50 का ही मिलना है, तो मुझे बेनिफिट होगा। और अगर 1 महीने के बाद 50 से प्राइस नीचे गिर जाएगी तो डेफिनेटली मुझे लॉस होगा। तो इसमें डेरिवेटिव में ये बड़ी रिस्कियर इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड एट ओवर द काउंटर मार्केट। अभी हमने रिसेंटली एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग क्या होती है। इसमें हमने प्राइमरी मार्केट देखा, सेकेंडरी मार्केट देखा। सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमने जब बात की थी कि जी एक फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है, उसमें उसके अलावा ओवर द काउंटर मार्केट होती है। तो होपफुली आपको उसके कॉन्सेप्ट का अच्छे तरीके से पता कि ओवर द काउंटर मार्केट होती क्या है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं, दैट इज लेस फॉर्मल। स्टॉक मार्केट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ठीक है। उसके उसके अंदर जो है वो फ्यूचर एग्रीमेंट्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, जो भी इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड्स जो हैं वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक फ्लेक्सिबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं डिमांड की जाती। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबल इस सेंस में होता है कि इसमें कोई प्रॉपर इनिशियल जो है आप डिपॉजिट्स नहीं रख पाते, और ये जो है ना इसको परफॉर्म करना ज़रा आसान होता है, इसमें फॉर्मेलिटीज़ कम होती है। लेकिन इसका जो नुकसान है, दिस इज़ एन इलिक्विड। इलिक्विड से मुराद ये है कि इसको अगर आप एग्रीमेंट कर लें तो एग्रीमेंट को कैंसिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉस्टली हो जाता है। आप बाउंड हो जाते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। दैट इज़ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये दैट इज़ अनदर प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर सिमिलर but are standardized and traded on an organized exchange। तो ये स्टॉक मार्केट या ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं, और जबकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड या स्टॉक मार्केट में या ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होते, वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब इनका फ्यूचर्स का जो प्लस पॉइंट है दैट इज, बेटा चूंकि आप बेहतर जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ओवर द काउंटर मार्केट। ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन करवाना है, उसके पास कोई ना कोई मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, और बाद में उसको मेंटेन भी करना है, मेंटेनेंस मार्जिन। तो कुछ आपने इनिशियली प्रीमियम उसके पास रखवाना है ट्रांजैक्शन करने से पहले। इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिलेटिवली इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम होता है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड में तो आपने शुरू में कोई पैसे नहीं रखवाए, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं थी। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चूँकि एक ऐसी मार्केट में हो रहा है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, तो इसलिए इसमें आपने अपने ब्रोकर के पास कुछ इनिशियली प्रीमियम भी रखवाना है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट इज़ दैट कि आपका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है इसमें कम हो जाता है। और सेकेंडली अगेन दिस इज एन इलिक्विड, आपने इसको परफॉर्म करना होता है, यू आर बाउंड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर और फॉरवर्ड, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन एज कंपेयर टू ऑप्शंस, बेटा